आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर की तह तक। और जैसा कि हमारे खास कार्यक्रम का नाम ही है, हम हर खबर की तह तक पहुंचते हैं और उस खबर की गहराई में पहुंचकर आपके लिए खबर लेकर आते हैं। अंदर की खबर क्या है और उस खबर के मायने क्या है, ये समझाने का प्रयास हमारी तरफ से रहता है ताकि आप सबसे पहले और सटीक जानकारी जरूर हासिल कर सकें। आज सबसे पहले जो खबर है हमारे इस खास कार्यक्रम में वो है शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी। जी हाँ, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री को शपथ लेनी है और सबको मालूम है कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। इस समय दिल्ली भी थे और उनके अगले कार्यक्रम भी दिल्ली में फिर से हो सकते हैं। लेकिन अब जानकारी है कि सूत्र जो हमारे बता रहे हैं कि 17 अक्टूबर की तारीख नोट कर लीजिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फिर से शपथ लेने वाले हैं। उनका एक बड़ा समारोह होने वाला है। उनके शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र बहुत पहले से हो चुका है। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं। इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में पहुंचेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इस समारोह में शामिल होगा। इसे भव्य बनाने के लिए बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी जब नतीजे सामने आए थे। दूसरी बात, इस समारोह में बड़ी बड़ी हस्तियां बीजेपी की आपको देखने को मिलेंगी। ये तो हमने तैयारियों की बात की है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लेकिन असल वो चेहरा जो बीजेपी का हरियाणा में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा, नाम नायब सिंह सैनी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर एक सवाल था कि कब ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 17 अक्टूबर को ही शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में भी थे, मीटिंग भी हुई है, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर पर सबसे पहले राजा पटेल से बातचीत कर लेते हैं। राजा पटेल, सूत्र बता रहे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य ने थोड़ी देर पहले जानकारी भी दी थी कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और बड़ा बनाने के लिए बीजेपी क्या तैयारी कर रही है अपने स्तर पर? प्रशासन तो अपने स्तर पर तैयारी करेगा, लेकिन बताया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री खुद आएंगे और शीर्ष नेतृत्व भी, प्रधानमंत्री तो हैं ही उसमें शामिल, लेकिन और भी नेता आते हैं शीर्ष नेतृत्व के, तो और भी बड़ी बात हो जाएगी। एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का काम यहां पर नायब सिंह सैनी के कंधों पर रहेगा। क्या लगता है कौन कौन सी बड़ी हस्ती बीजेपी की आ सकती है यहां पर, पीएम मोदी के अलावा? और बिल्कुल देखिए, सूत्रों के अनुसार कमल, जिस तरीके से जानकारी है कि 17 अक्टूबर को जो पंचकुला का परेड ग्राउंड है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो एक बड़ी जानकारी सूत्रों के अनुसार। और क्योंकि पिछले 3 दिनों से बात करें, लगातार जो तैयारियां हैं पंचकुला में वो देखने को मिल रही है। सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि पहले जो डेट आई थी वो 15 अक्टूबर की आई थी, पर एक बड़ी और ये पुख्ता जो जानकारी है कि 17 अक्टूबर को शपथ जो है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की लेते हुए नजर आएंगे। वहीं एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम बीजेपी इसको बनाने जा रही है। सभी जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। पीएम मोदी को भी यहां पर निमंत्रण दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो भी पहुंचते हुए वहां पर नजर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी जो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो भव्य कार्यक्रम यहाँ पर बनाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और लगातार, क्योंकि कल अचानक देर शाम जो हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो दिल्ली पहुंचे थे। लगातार जो बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें, और लगातार जो बैठकों का दौर देर रात तक चला। और अभी भी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो दिल्ली में मौजूद हैं। अब से कुछ देर में बड़ी बैठक हो सकती है। तो लगातार जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर डेट जरूर आ गई है, हालांकि एक खबर और भी है इसी से जुड़ी हुई, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में थे। मैं वो जानकारी भी बता दूं, दोबारा से दिल्ली पहुंचे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कल शाम दिल्ली पहुंचे थे हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। हरियाणा को लेकर दिल्ली में बड़ी मीटिंग हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह मीटिंग हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा है, वो शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद रहे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खासतौर पर मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह, मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा हुई है। राजा पटेल से इसी पर हम बातचीत भी करते हैं। राजा, इस पर आप बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, हम ये मानकर चलें, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य से भी हमारी बातचीत हो रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि
कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। जब शपथ ग्रहण समारोह नायब सिंह सैनी का होगा, मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे, तो उनकी टीम के कई सदस्य भी अपनी जिम्मेदारी की शपथ लेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस पर भी विस्तार से चर्चा दिल्ली में हुई है? क्या बता रहे आपके सूत्र, अंदर की खबर क्या? बिल्कुल, देखिए काफी लंबा जो मंथन है कैबिनेट गठन को लेकर दिल्ली में देखने को मिला। कल सबसे पहले नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे तो केंद्रीय जो मंत्री हैं मनोहर लाल, उनके आवास पर करीबन 40 मिनट से ज्यादा ये बैठक चली। और जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि जो मंत्री बनाए जाने हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए जाने हैं, उन सभी नामों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके आवास पर पहुंचते हैं और देर रात तक, करीबन 2 से 3 घंटे तक ये बड़ी बैठक देर रात तक देखने को मिलती है। और जाहिर तौर पर जो हम हमारे सोर्स बता रहे हैं अंदर से सूत्रों के अनुसार कि कैबिनेट के गठन को लेकर यहाँ पर जो चर्चा हुई है। पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अभी देखिए मनोहर लाल जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल, उनके आवास पर जो है अभी पहुंचे थे और अब यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो इसी तरीके से यहाँ पर लगातार जो चर्चा है काफी तेज है, क्योंकि 17 अक्टूबर की डेट जरूर आ गई है सूत्रों के अनुसार, पर जो बैठकों का दौर है वो लगातार दिल्ली में कमल जारी है। जी, वैसे तो अधिकार क्षेत्र मुख्यमंत्री का ही होता है कि वो अपने टीम के सदस्य को, यानी कि अपने मंत्रिमंडल का गठन करे, उनके नाम को सामने रखे। लेकिन उनकी मदद करने में क्या बीजेपी आलाकमान काफ़ी आगे रह सकता है? और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अनुभव है सरकार चलाने का, उनसे भी मदद ली जा सकती है। रिपोर्ट कार्ड जो पिछला सिटिंग विधायकों का रहा है और दोबारा जो विधायक बने उनको तवज्जो ज़्यादा दी जा सकती है। जिनका अनुभव पहले मंत्री का रहा है, क्या उनको भी प्राथमिकता दी जा सकती है? क्या कहते हैं आप इस पर, राजा पटेल? और बिल्कुल देखिए जाहिर तौर पर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जिन्होंने 9 साल हरियाणा में सरकार चलाई है, ऐसे में काफी सीनियर नेता है। अभी केंद्रीय मंत्री जरूर है, पर जिस तरीके से उनसे भी, उनके साथ भी ये मंथन देखने को मिला है, वहीं जिस तरीके से बात करें कि अभी दोबारा सुबह जो केंद्रीय मंत्री के आवास पर जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं अब से कुछ देर पहले। और अंदर लगातार, क्योंकि एक बड़ी जानकारी में अपने दर्शकों को ये कि एक नया जो बंगला है, सरकारी बंगला, वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को आज अलॉट हुआ है। तो वहाँ पर पूजा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, सभी जो बड़े नेता है वहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में उसके बाद जो जानकारी है कि दोबारा से टेबल पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और नायब सिंह सैनी बैठ सकते हैं और एक आखिरी ये बैठक होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देर रात भी चर्चा देखने को मिली और अभी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली में मौजूद है, तो लगातार जो बड़ी बैठकों का दौर है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जी राजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्योंकि मौजूद है दिल्ली में और राजनीतिक चर्चाएं काफी तेज है हरियाणा में अलग अलग विषयों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब अगला जो मंत्रिमंडल, उसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे। और हमने एक सवाल का जवाब दिया, हमारे सूत्र ये बता रहे कि 17 अक्टूबर को, मैं फिर कह रहा हूँ तारीख नोट कर लीजिए, पहले बताया जा रहा था 15 अक्टूबर या 17 अक्टूबर को, अब हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 17 अक्टूबर को ही शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। नई सरकार का नायब सिंह सैनी शपथ लेते दूसरी बार नजर आएंगे मुख्यमंत्री पद की। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर की हम बात करने जा रहे हैं। हरियाणा राजनीति से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने कई सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है। बेशक नतीजे सामने आ चुके हो, बेशक कांग्रेस की हार हो गई हो, लेकिन कांग्रेस को अब भी शंका यह है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। हरियाणा की 20 सीटों पर दोबारा मतगणना की मांग है। इनमें करनाल, कालका, पानीपत शहरी सीट भी शामिल है। फरीदाबाद, एनआईटी, उचाना कला, बल्लभगढ़ भी शामिल है। रिकाउंटिंग की मांग है। हम आपको एक एक सीट को लेकर जानकारी देंगे। दिखाइए हमारे दर्शकों को, हमारी टीम को मैं कहना चाहूंगा, मैं एक एक सीट आपको बताऊंगा कि वो कौन सी सीट है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ये डिमांड कर रही कि इस बार रिकाउंटिंग हो। देखिए, पहला नाम करनाल विधानसभा सीट, पानीपत शहरी, कालका, फरीदाबाद, एनआईटी, 4 ये विधानसभा सीट है जिन पर रिकाउंटिंग मांगा है। अब इसके बाद दूसरी जो सीटें हैं वो मैं बताता हूं, 4 और सीटें। इसमें उचाना है जहां से दिलचस्प मुकाबला और बहुत कम वोटों का, सबसे कम वोटों का मार्जिन रहा जीत हार का, वो उचाना है। नारनौल भी है, बल्लभगढ़ भी है, मूलचंद शर्मा जहां से जीते हैं। इधर डबवाली भी है, यहां भी बहुत कड़ा मुकाबला था। अगली 4 सीटें और जान लीजिए, 20 सीटें ना, एक एक करके हम बता रहे हैं आपको। रेवाड़ी है, इंद्री है, होडल है, बड़खल है, ये सीटें भी हैं। अगली 4 और सीट भी दिखाइए। अगली 4 सीटें जो हैं वो हैं नलवा, पटौदी गुरुग्राम जिले में आती हैं, रानिया सिरसा जिले में, पलवल
आप देख सकते हैं ये भी एक अहम सीट है। अगली 4 और सीटें दिखाती हैं। अब टोटल 20 हैं, आपने 16 सीटें देखी। बरवाला, कोसली, घरोंडा और बादशाहपुर ये भी सीटें शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यहां पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए। अब हरियाणा की 20 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग है और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, ये हमने आपको बताया। इस पर हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ राजा पटेल जुड़े हुए हैं, फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे और पानीपत शहरी से सबसे पहले खबर जब काउंटिंग हो रही थी, मतगणना हो रही थी, तो वहां पर जो एजेंट्स थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने परसेंटेज बैटरी यानी बैटरी की जो परसेंटेज थी 99% थी, बाकियों की कम थी। बीजेपी को जहां वोट ज्यादा मिले उसकी परसेंटेज ज्यादा थी, जहां कांग्रेस पार्टी को वोट मिले उसकी जो बैटरी परसेंटेज है ईवीएम की वो कम हो गई। इस तरह की बातें सामने आई थी। हालांकि चुनाव आयोग इससे इत्तेफाक नहीं रखता है, लेकिन एक बात साफ है, कांग्रेस पार्टी अभी भी यकीन नहीं कर पा रही है कि उनकी हार हुई है, इसलिए रिकाउंटिंग की मांग है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जिन सीटों पर, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं, हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है, वो सीटें दिखाइए साथ में जिन सीटों पर हम बात कर रहे हैं। जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी चाहती है रिकाउंटिंग हो, ये आप देखते रहिए, मैं इन पर ही बात कर रहा हूं। कौन कौन सी सीटें आप जानते रहिए, क्योंकि करनाल सीट ऐसी सीट है जहां पर मार्जिन बड़ा है। कुछ सीटें और भी हैं। कालका सीट मान लीजिए, मार्जिन कम नहीं है, ज्यादा है जीत हार का। करनाल सीट पर तो आप देखिए 40,000 से ज्यादा है। पानीपत शहरी सीट पर भी ज्यादा है। इंद्री की सीट है, वहां भी अच्छा खासा मार्जिन है जीत हार का। उचाना को छोड़ दीजिए, वहां बहुत कम मार्जिन है, 40 वोटों से भी कम का मार्जिन है। लेकिन जहां पर 40,000, 30,000, 15,000 मार्जिन है, वहां किस सोच के साथ रिकाउंटिंग की मांग है? क्या कुछ ना कुछ वोट का जो ऊपर नीचे हिसाब किताब हो सकता है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ साबित करना चाहती है? ये सवाल है। और ये 20 सीटें हैं जिनमें बादशाहपुर भी है, पटौदी भी है, कालका भी है, पानीपत शहरी है, और हमने जैसा जिक्र किया है कि सिरसा की रानिया सीट भी है। इन सीटों पर भी डिमांड की जा रही है। हालांकि इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के को जो 60 पहले हुआ करते लोकसभा चुनाव में, उन्होंने भी डेंट मारने का प्रयास किया, उन पर भी बात हो रही है। लेकिन रिकाउंटिंग की जो बात हो रही है, अब देखने वाली बात है क्या चुनाव आयोग इस पर ऑफिशियल तरीके से कोई बात करते हुए कहता है कि हम करवाएंगे, या फिर इस बात को यूं ही आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी निकलकर सामने आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबर की बात करेंगे खबर की तह तक में, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर चर्चा हो रही है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर नहीं है। अब हम ये कहना चाहते हैं आपको कि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर बैठा है कि उसको सत्ता में आकर बहुत काम करने हैं, वायदे पूरे करने हैं, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी का क्या, भूपेंद्र हुड्डा का क्या, उदय भान का क्या, जिन पर जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन जिम्मेदारी तो निभाई। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। पहले 31 सीट आपने 2019 में जीती, अब आंकड़ा बढ़कर 37 हुआ, लेकिन सत्ता में आप नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी राजनीतिक भविष्य अब क्या रहने वाला है इन चेहरों का, यह सवाल भी तो पूछा जा रहा है। अब मुख्यमंत्री अगला कौन है ये तो स्पष्ट है, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ही रहने वाले हैं? यह सवाल पूछा जा रहा है। हरियाणा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा है, लेकिन इस पर हम बातचीत करेंगे। इस पर मैं बातचीत बाद में करूंगा, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो दोबारा मतगणना करवाना चाहती है, इसमें गुड़गांव जिले की सीट भी शामिल है, पटौदी और बादशाहपुर सीट भी शामिल है। हमारे साथ गुड़गांव से हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर सहयोगी हैं करण जय सिंह, उनसे हम बातचीत करते हैं। करण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिकाउंटिंग की जो मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बादशाहपुर हो या पटौदी हो, मार्जिन अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कि बहुत सैकड़ों वोटों का हो या 1000 से कम वोटों का हो। आधार क्या आप मानते हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी रिकाउंटिंग करवाना चाहती है 20 सीटों पर हरियाणा के, जिनमें गुड़गांव जिले की सीट भी शामिल है? इसके पीछे का कारण मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है? करण, आप मुझे सुन पा रहे?
मैं कोशिश करूंगा करण से फिर से जुड़ने की। मुझे लगता है कि मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से नलवा, पटौदी, रानिया, पलवल, इन सीटों को देखिए, ये काफी सुर्खियों में सीटें रहीं। और भी सीटें हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग कांग्रेस की इस डिमांड पर कोई गौर करता है। एक बार फिर से करण जयसिंह हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये पूछने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या आधार बनाकर ये मांग चुनाव आयोग से कर रही है। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कुछ तकनीकी खामी है। करण, मेरा सवाल यह था, क्या आधार आपको लगता है गुरुग्राम जिले की 2 सीट भी है जहां कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए? देखिए कमल, जिस तरह से काउंटिंग हुई उसके बाद से ही कांग्रेस जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन को जो शिकायत दी है उसमें 20 सीट जो है उसका जिक्र किया गया है। साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना था कि कुछ जो लिखित शिकायतें उनको अलग अलग विधानसभा से मिली है, कुछ बड़ी बड़ी शिकायतें उनको मिली है और उसमें गुरुग्राम की 2 सीट भी शामिल है, बादशाहपुर और पटौदी। दोनों ही सीट की अगर मैं बात करूं तो बादशाहपुर में कांग्रेस की जो हार है वो 60,000 से ज्यादा वोटों से हुई है और पटौदी में भी 40,000 से ज्यादा से कांग्रेस की हार हुई है। यानी कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो पटौदी में 40,000 से ज्यादा वोटों से विजय हुए हैं और बादशाहपुर में 60,000 से ज्यादा से वो विजय हुए हैं। साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि जो ईवीएम मशीन है उसकी जो बैटरी है वो 99% जो है वो उस टाइम शो हो रही थी और जो 70 से 60% ईवीएम थी वहां पर तो बीजेपी कमजोर होती हुई नजर आई, लेकिन जिस ईवीएम में 99% बैटरी शो हो रही थी वहां बीजेपी मजबूत होती हुई नजर आई। यही आधार बनाकर इलेक्शन कमीशन को शिकायत जो डेलीगेशन है कांग्रेस का उन्होंने दी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन अब इस पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनसे बातचीत करेगा या क्या कुछ कदम इलेक्शन कमीशन उठाता है, ये देखना होगा। कमल, करण, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका इस खबर पर। आगे बढ़ते हुए खबर की टैटक में, जैसे कि हम अभी चर्चा कर रहे थे इस खबर से पहले कि अब हरियाणा कांग्रेस का भविष्य क्या रहने वाला है। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का मंथन अभी भी जारी है। एक नतीजे पर कांग्रेस पार्टी अभी नहीं पहुंची है कि ये मानकर चले कि ये कारण रहा हार का। भूपेंद्र हुड्डा के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा है। नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी कांग्रेस अब फैसला लेगी। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन में भी फेरबदल की चर्चा है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का चेहरा बदलने की भी चर्चाएं हैं। चर्चाएं काफी हो रही हैं। होडल से उदयभान भी अपना चुनाव नहीं जीत पाए। हार के मुख्य कारणों को तलाशने का काम भी जारी है। अब ये बहुत मुख्य सवाल है। कुछ जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कुछ सवालों के साथ। भूपेंद्र हुड्डा सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का ये मंथन है। अब राजनीतिक भविष्य क्या है इन दोनों चेहरों का, जो दोनों बड़े चेहरे हैं। बड़ा जिम्मा था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर और उदयभान पर। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी जुड़ने जा रहे हैं, देवेंद्र दांगी रोहतक से, उनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा राजनीति पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, आपको बहुत बेहतर जानकारी देंगे इस पर। देवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भूपेंद्र हुड्डा को आपने बहुत नजदीक से देखा है, उनकी राजनीति को देखा है, उदयभान को भी आपने देखा, कैसा उनका हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल रहा अब तक का। लेकिन जो उनको उम्मीद थी वो उम्मीद नाउम्मीद में बदल गई। जो उनको लग रहा था कि सरकार बन जाएगी कांग्रेस पार्टी की, वो नजदीक तक भी होता हुआ नतीजे में दिखाई नहीं दिया। आपको क्या लगता है जो बॉडी लैंग्वेज थी भूपेंद्र हुड्डा की, वो क्या थी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद? दूसरा सवाल, नेता प्रतिपक्ष, एक तरफ हम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे ये क्लियर है और इस पर चर्चा कर रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा उनका, लेकिन दूसरी तरफ यह भी तो चर्चा होनी चाहिए कि हरियाणा का अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। क्या भूपेंद्र हुड्डा ही होंगे? क्या विधायक यही डिमांड करेंगे कि उनको ही आवाज बुलंद करनी चाहिए हरियाणा की जनता की, विपक्ष की भूमिका अच्छी वही निभा सकते हैं भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? या फिर आपको लगता है कि इस पर भी विचार हो सकता है और भूपेंद्र हुड्डा क्या चाहेंगे कि एक बार फिर से वो नेता प्रतिपक्ष बने? मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी कमल, देखिए बड़ा ही वाजिब सवाल आपका, वर्तमान में जो माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए, क्योंकि
कांग्रेस की जो हार है उसे ना कांग्रेस पचा पा रही है, ना ही कांग्रेस के चाहने वाले पचा पा रहे हैं। ऐसे में जो सवाल है, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, क्योंकि जिस ढंग से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया था कमल, तो लायबिलिटी, जिम्मेदारी जो है वो भी उन्हीं की बनती है और उन्हीं के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार इस हार का जिम्मेदार कौन है। ऐसे माहौल में नेता प्रतिपक्ष का जो आपका सवाल है वो बड़ा वैलिड हो जाता है, लेकिन जहां तक मेरा राजनीतिक अनुभव जो कहता है पत्रकारिता का कमल, तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने में भूपेंद्र हुड्डा की प्रोफाइल जो है वो मुझे लगता है बाकी सब पर भारी है, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो सबको साथ लेकर चल सकता हो। इतना हैवी वेट, हैवी प्रोफाइल जिसका रहा हो, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, पीसीसी के चीफ रह चुके हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। पुराना राजनीतिक घराना रहा है, बड़ा अनुभव रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो मुझे लगता है कि इस मामले में जो नेता प्रतिपक्ष का जो सवाल है, मुझे लगता है उसमें किसी प्रकार का कोई संशय देवेंद्र, इसमें शायद कोई नहीं शक की होना बात नहीं, चाहिए। और लेकिन मैं ये चाहता नेता हूं प्रतिपक्ष के जानना रूप में, क्योंकि कि भूपेंद्र क्या सिंह हुड्डा का भूपेंद्र पहले हुड्डा काफी किसी दूसरे को भी अनुभव अपनी तरफ से कह सकते हैं कि अब दूसरे को मौका दिया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए, कोई युवा नेतृत्व आए या कोई और ऐसा विधायक आए जो नेता प्रतिपक्ष बन सके? हमने तो तब भी देखा जब किरण चौधरी भी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तब भी भूपेंद्र हुड्डा थे। मौका तो मिला ना कांग्रेस पार्टी में सबको। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या भूपेंद्र हुड्डा की इच्छा खुद में होगी कि वो दोबारा नेता प्रतिपक्ष बने, या उनके मन में ये भी होगा कि ठीक है अब किसी और को मौका दिया जाए और कोई विपक्ष का नेता बने, विधायक दल का नेता बने कांग्रेस पार्टी का? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कमल, लेकिन मेरा ये मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों किसी दूसरे को मौका देंगे, क्योंकि दूसरे को मौका देने का मतलब कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जाएगा पब्लिक में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले ली है और वो 2 कदम पीछे हट गए हैं। राजनीति में ऐसा संभावना होती है हालांकि, लेकिन इस तरह का कम ही अवसर देखने को मिलता है कि कोई इस प्रकार से अपने आप को क्यों कोई बैकफुट पर लेकर जाएगा, और वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा एक सीनियर नेता क्यों ऐसा चाहेगा कि वो कोई मैसेज जो है उनके 1 कदम पीछे खींचने से अगर कोई गलत मैसेज आता है पब्लिक में, तो ऐसा क्यों चाहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा? मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कहीं बैकफुट पर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अभी हार के कारण क्या रहे हैं वो स्पष्ट नहीं है। हार के कारणों के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, तो हो सकता है कि जल्द एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाए और वो इन चीजों के ऊपर वो मंथन करे, विचार करे, एनालिसिस करे कि हार के कारण जिम्मेदार क्या रहे। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर आप देखें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि माहौल ऐसा नहीं था, और उनकी बॉडी लैंग्वेज की भी अगर बात आपने सवाल किया कमल, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्पष्ट थी। हम लोगों ने भी टिक टैक किया था, 1-to-1 से किया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी खुश और कॉन्फिडेंट से कहीं ना कहीं की प्रदेश में बहुमत मिलने जा रहा है कांग्रेस को। लेकिन अप्रत्याशित परिणाम रहे, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजरिए से देख लीजिए या जितने भी विश्लेषक थे जो एक पोल्स आ रहे थे, माना जा रहा था कि स्पष्ट बहुमत जो है वो कांग्रेस को कहीं न कहीं मिलने जा रहा है, और ये बॉडी लैंग्वेज में साफ झलकता भी था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से जो है वो कांग्रेस के अंदर एक अंदरूनी खींचतान जो है वो बिल्कुल मची हुई है, घमासान मचा हुआ, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो विरोधी गुट है वो लगातार निशाने साध रहा है, सीधा और जब काउंटिंग हो रही थी देवेंद्र, उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, मीडिया के सामने आए और उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि ठीक है मार्जिन कम है, ज्यादा मार्जिन नहीं है, हम सरकार बना लेंगे, और ये काउंटिंग के दिन वाली बात है। और दूसरी तरफ जब नतीजे आए तो ऐसा लग रहा था कि पूरी कांग्रेस ही सदमे में चले गई हो, उनको यकीन नहीं हो रहा और आज तक भी नहीं हो रहा। मेरा दूसरा सवाल और था, समय की कमी है इसलिए मैं आपको बीच में रोक पाया हूं देवेंद्र। दूसरा सवाल ये संक्षेप में बताइएगा, उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इनका राजनीतिक भविष्य आपको क्या लगता है? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल, अब हरियाणा कांग्रेस का भविष्य भी क्या आपको लगता है? बड़े स्तर पर फेर बदल हो सकता है, क्योंकि उदाहरण है पंजाब का, जब वहां पर भी हार हुई थी कांग्रेस पार्टी की और कुछ राज्यों में हुई थी, वहां भी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए थे और सोनिया गांधी ने खुद एक बड़ा एक्शन लिया था। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि हरियाणा कांग्रेस का भविष्य क्या है। हरियाणा कांग्रेस का भविष्य में 5 साल का संघर्ष जो है वो मुझे नजर आता है। और जहां तक भविष्य की बात है उदय भान की, उदय भान का भविष्य यह है कि हो सकता है कि तो पंजाब का आपने जिक्र किया, उदय भान को चेंज किया जाए। मुझे ये स्पष्ट नजर आ रहा है क्योंकि उदय भान अपनी सीट भी नहीं बचा पाई, इससे भी एक बड़ा गलत मैसेज गया है कहीं की कमल। और पार्टी चाहेगी, क्योंकि जिस ढंग से खींचतान चल रही है, जिस ढंग से सवाल उठ रहे हैं, तो उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिस ढंग की जुगलबंदी देखने को मिली, तो कहा जाता था कि एक किस्म से सारी कमान जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हाथ में ले रखी है।
तो कई दीपक बावरिया की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे, कई बार सवाल जो है खुद उदय भान की भूमिका को लेकर भी उठे, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी गुट जो है वो लगातार हमले करता रहा, और इस हार के बाद तो हमले काफी तेज हो गए। चाहे शमशेर सिंह गोगी की बात कर लीजिए जी बिल्कुल, या प्रविंदर परी की बात कर लीजिए, हालांकि शैलजा गुट से आते हैं दोनों, या बाकी जो नेता हैं जो भूपेंद्र सिंह जी। हुड्डा के एंटी गुट मान जाता, लगातार हमले कर रहे हैं, और ऐसे में हार की नैतिक जिम्मेवारी कहीं ना कहीं जो है ना वो फिक्स होगी, ठीक वो बात लेनी है। पड़ेगी जी बात। उदय भान को। और उदय भान का मुझे ये लग रहा है कि उदय भान को चेंज किया जा सकता है, और पंजाब की तर्ज पर बड़े स्तर पर पार्टी में फेरबदल संभव है। कमल, देवेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ स्पष्ट किया है, और इसलिए मैंने कहा था कि एक राजनीतिक अनुभव पत्रकारिता में जिस हमारे सहयोगी को होता है, संवाददाता को होता है, वो बेहतर आपको बता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र दांगी आपका। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर अब पहुंचे जेपी नड्डा, की जानकारी मिली है। उनके आवास का गृह प्रवेश है, मनोहर लाल के नए आवास में गृह प्रवेश हो चुका। उनका गृह प्रवेश में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। गृह प्रवेश के मौके पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। केंद्र प्रदेश के कई बड़े नेता गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अभी तक पर आप देख पा रहे हैं जेपी नड्डा, हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और ये तस्वीरें आपने देखी, अभी हमने दिखाई आपको। दिल्ली में गृह प्रवेश है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के घर का, और आज वो अपने घर में जा रहे हैं, मतलब जो उनको अलॉट हुआ है। उन्होंने जेपी नड्डा को भी आमंत्रित किया, और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी। थोड़ी देर के लिए बातचीत भी होगी जाहिर तौर पर हरियाणा को लेकर भी। खबर की तय तक में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक।